अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। बड़ा स्पेशल इंटरव्यू है। बलूचिस्तान के अंदर सूरत बहुत ज्यादा खराब है। सेमी दीन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सेमी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप ठीक हैं? अब सिमी साहिबा, आपकी गिरफ्तारी भी होती है और जाहिर है ये लाशों से एक मामला शुरू हुआ है। वहां पर वीडियोस भी आई हैं कि कब्रिस्तान में लाशें दफनाई गई हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं? जी देखिए, इस वक्त बीवाईसी की जो लीडरशिप है और इसके साथ साथ इसमें सैकड़ों कारकुनान हैं और आम लोग हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ क्वेटा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ स्टेशनों में बंद हैं और मुख्तलिफ जेलों में, जिसमें बीवाईसी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच और शाजी बलोच, बीबो बलोच, बीबक बलोच जो है वो उद्दा जेल समेत मुख्तलिफ स्टेशनों में, मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त उनको कैद किया गया है। और पूरी बीवाईसी की लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में एक नई शोरिश आई और पूरे बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए हैं, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच समेत दीगर जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडरशिप और कारकुनान हैं, उनकी बाजियाबी के हवाले से मुतालबे किए गए। और पूरे ईद के दिन पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में हजारों की तादाद में लोग निकले, उन्होंने इन की रिहाई का मुतालबा किया। और इस वक्त जो है बलूचिस्तान में बीएमपी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल की रहनुमाई में जो एक लॉन्ग मार्च बड से निकल के क्वेटा की तरफ जाने वाली थी, और उसको रास्ते में रोका गया, जो कि कई दिनों तक जो है मस्तुंग में वहां पे उनको रोका गया और रास्ते बंद किए गए, उनको उनके ऊपर क्रैकडाउन का सामना रहा। और आज के दिन जो है सरदार अख्तर मेंगल साहब की जानिब से, जो कि अपने एहतजाज को, अपने इस लॉन्ग मार्च को क्वेटा की तरफ लेके जाने वाले हैं, लेकिन अभी भी इतलात के मुताबिक उनको मुख्तलिफ क्रैकडाउन का सामना है, उनके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस वक्त बलूचिस्तान पूरी तरह से जितने भी वहाँ पे सियासी पार्टियां हैं, जो जितने भी सियासी तंजीमें हैं, जो बलूच यकजहती कमेटी की लीडरशिप के साथ या जो इस रियासती जबर के खिलाफ खड़े हैं, इस जद्दोजहद में शामिल है, उनको मुख्तलिफ तरीकों से बदतरीन तशद्दुद और मुख्तलिफ तरीकों से क्रैकडाउन का सामना है। सिमी साहिबा, इब्राहिम मेहरबानी ये बताएं कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के कितने लोग हैं जो कि गिरफ्तार है और इनमें खवातीन कितनी हैं? जी, इनमें अभी तक दो खवातीन हैं, जिनमें डॉक्टर महरंग बलोच जो कि बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर हैं, और इनके साथ साथ बीबो बलोच जो कि बलोच यकजहती कमेटी के मेंबर हैं, उन समेत फिर हमारी जो है सेंट्रल कमेटी के रुकन बीबक बलोच और सबगतुल्ला शाहजी बलोच भी इस वक्त कैद किए गए हैं। और इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में, 60 के करीब बलूच यकजहती कमेटी के कारकुन हैं, और इसके अलावा आम लोगों में जिनमें सिविलियंस शामिल हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। सिमी साहिबा ये बताएं कि आपकी मैं एक वीडियो देख रहा था जब आपको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में जाहिर आपकी रिहाई भी हुई है। आपने कहा कि मुझे अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया गया चूंकि ये बाहर गिरफ्तारी डालकर मुझे कायद करना चाहते हैं। आपने कहा आप बेशर्म हैं, आप मुनाफिक हैं। ये किससे मुखातिब थे आप? जी देखिए, ये उन लोगों को मैंने मुखातिब करते हुए ये कहा जिनमें इतनी बेअखला की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो एक आम जो कि एक लड़की जो अदालत में खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दे रही है, वो कह रही है कि आप अदालत में खड़े होकर मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे मेरी गिरफ्तारी नामा आती है और उसमें हम देखते हैं कि मुझे जो है इसमें ये डाला गया था कि मैं कहीं पे भाग रही थी, किसी सड़क के किनारे से मुझे जबरदस्ती इन्होंने पकड़ा और एब्सकॉन्डर और मुख्तलिफ उनमें दफात लगाए जा रहे थे। तो बेसिकली इन मसला ये है कि हमने हर बार ना कानून को हाथ में लिया है, ना आइन को हाथ में लिया है। हमने हर दफा हमारी इवन जिस दिन 24 मार्च को जब मुझे कराची प्रेस क्लब के सामने से, हालांकि मैं उस एहतजाज में शामिल भी नहीं थी, मुझे वहां से उठाया गया और जबरदस्ती मुझे घसीटा गया, मारा गया, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए गए, और पूरी सोशल मीडिया में वो फुटेज सबके सामने है कि किस तरीके से कराची पुलिस, सिंध पुलिस ने, और साथ में जो उनमें जो है सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स थे, जिस तरीके से उन्होंने खवातीन पर तशद्दुद किया और हमारे ऊपर जिस तरीके का बेरहमाना और जालिमाना तशद्दुद किया, वो पूरे मीडिया में भी नुमाया था। तो हमें गिरफ्तार करके पहले तो उन्होंने स्टेशन में रखा, जो है 18 घंटे तक उन्होंने हमें स्टेशन में रखा। यहाँ पर वो उन्होंने
144 की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मेरे ऊपर केसेस बनाए, जिसके हवाले से मेरे वकील ने इस केस को चैलेंज किया और अगले दिन मुझे कोर्ट में पेश किया जाने वाले थे। और यहाँ पर जब मैं मेरी रिमांड हुई और अदालत में जब पेश हुई और इस केस में जब मुझे बरी किया गया, रिहाई मिली, तो इस दौरान वो लोग जो ये समझ रहे थे कि हमने इनको अंदर तो डाला लेकिन ये अदालत की वजह से ये अभी मजीद जो है ये रिहा हो रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही एक यूजलेस हथकंडे इस्तेमाल करके अदालत के अंदर खड़े होते हुए उन्होंने मेरे खिलाफ 3 MPO, जो उस दौरान वो उनके पास वो ऑर्डर भी नहीं मौजूद था 3 MPO का, वो सिर्फ जबानी कलामी कह रहे थे कि आपके खिलाफ 3 MPO लगी हुई है और हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथी, जिसमें वकला भी मौजूद थे, बार कौंसिल कराची भी मौजूद थी। उन्होंने काफी ज्यादा रजिस्ट किया कि आप हमें ये ऑर्डर तो दिखाएं जहाँ पे इनके खिलाफ जो है MPO लगी है। इसके बावजूद पहले उनके पास ये ऑर्डर मौजूद ही नहीं था। तो 2 घंटे बाद उन्होंने जब वो ऑर्डर नामा लेके आए तो उसमें ये चीज जाहिर थी, नुमाया था कि वो मुझे अदालत के अंदर से नहीं बल्कि बाहर किसी सड़क से जहाँ पे मैं भाग रही थी, और उन्होंने मुझे और कुछ मेरे साथियों को इकट्ठा उन्होंने गिरफ्तार किया। तो बेसिकली इस बात से ये वाजे हो रही थी कि हम इस चीज को साबित कर रहे थे कि बहैसियत एक शहरी, बहैसियत पुरअमन शहरी, हमने हर दफा पुरअमन तरीके से एहतजाज किया है और हमारी गिरफ्तारी से लेकर हमें जो है अदालत में बरी करने तक, और उसके बाद दोबारा जब मेरी गिरफ्तारी हुई उस दौरान भी मैं अदालत में खड़े होकर मैं उन पुलिस वालों को और वो जो इंटेलिजेंस के लोग थे, मैं उनको ये कह रही थी कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी गिरफ्तारी अदालत के अंदर जाहिर ही नहीं कर रहे थे। तो इस बात से ये खदशा जाहिर हो रही थी कि वो मुझे किसी जेल में नहीं डालेंगे बल्कि वो मुझे डिसअपियर करेंगे, जो इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो इस वजह से मैं काफी ज्यादा एक क्योस का माहौल था और बार बार मुख्तलिफ तरीकों से जैसे वो ये समझ रहे थे कि हमें ना कानून का इल्म है ना आइन का इल्म है, और हमारे जो वकला हैं बिल्कुल वो उनकी कंपेटिबिलिटी को चैलेंज कर रहे थे ये इस तरह के जो है हथकंडों से कि वो मेरे साथ सैकड़ों की तादाद में वकील खड़े हैं, इसके बावजूद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे कहीं बाहर से गिरफ्तार कर रहे थे। तो ये कोई इखलाकी तरीके से इसको देखा जाए या कानूनी और आईनी या बहसियती इस मुल्क के इदारों की, ये किसी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जिस तरीके से वो मुझे गिरफ्तार कर रहे थे और जिस हथकंडों के जरिए, जिस तरह एक साजिशी इकदाम करा के वो मुझे गिरफ्तार कर रहे थे, ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। समी साहब, आप बुनियादी मसला क्या है? और खास तौर पर अब जो बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अनरेस्ट है, एक बेचैनी वहां पर नजर आ रही है। फिर वो जो लाशों का मामला था, आपका क्या ख्याल है कि ये कौन सी लाशें थी जो सरकारी गाड़ियों में लाई गई, उन्हें रात की तारीकी में दफनाया गया, वहां पर ताबूत के टोटे भी पड़े हुए थे? तो ये मसला क्या है? और वो लाशें आपकी सोच के मुताबिक आप लोगों ने जो एहतजाज किया वो किसकी थी? जी देखिए, बेसिकली बलूच यकजहती कमेटी का मुतालिबा ही यही था कि ये किसकी लाशें थी, आपने रात के अंधेरे में ये किसकी लाशें दफनाई, ये ताबूतों में डाल के बगैर किसी फैमिली को इन्फॉर्म करके आपने जो लाशें दफनाई हैं, बहैसियत इंसान, बहैसियत शहरी, आप हमें सिर्फ ये बता दें कि ये लाशें किसकी हैं। और ये मसला यहाँ तक नहीं है, जो जाफर एक्सप्रेस वे का वाकया हुआ था उसके बाद रियासत की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि ये उन लोगों की हैं जिन्होंने ये जो है अटैक किया था जाफर एक्सप्रेस वे पे। लेकिन हम चूंकि बलूचिस्तान में रह रहे हैं, हम वहाँ पे, हमें ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा है और हमें बहुत सी चीजों का अंदेशा भी है, खदशा भी है कि क्योंकि माजी में जब भी इस तरह के बड़े हमले या वाकयात हुए उनमें हमेशा उसके बाद जो पहले से स्टेट की कस्टडी में थे, जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद थे, उनको मार कर उनको फेक एनकाउंटर में कत्ल कर दिया जाता था और ये क्लेम किया जाता था कि ये दहशतगर्द थे तो इनको मार दिया जाता है। तो बेसिकली ये मामला खुद एक इंतहाई तशवीशनाक और एक कॉम्प्लेक्स मामला है, तो इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ ये एक बयानिया जो बनाया गया है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस वे में जिन लोगों ने जो हमला किया था ये सिर्फ उनकी लाशें, और बलोच यकजहती कमेटी ने उन लाशों को लेने के लिए ये एहतजाज किया, इसमें जो पीछे की जो एक बैकग्राउंड है उसको समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में जो लाशों का मामला है वो है क्या। ये मामला है कि हर बार जब भी इस तरह के बड़े बड़े वाकयात होते हैं तो बलूचिस्तान में
दर्जनों की तादाद में हमें उन लोगों की लाशें मिलती हैं जो पहले से जबरी तौर पर लापता हैं। उनमें इस तरह के कई वाकयात हैं जिनको मैं ये साबित कर सकती हूँ। हमारे पास जुनैरा खयूम, जो कि एक 12 साली छोटी बच्ची है, जो कि अपने वालिद की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही थी, जो कि सड़कों पर थी। और ये 2023 का मामला है, जब वो बच्ची सड़कों पर अपनी वालिद की बाजियाबी के हवाले से एहतजाज कर रही थी। और उनको बाद में 2 साल बाद इस बात का पता लगा कि उसके वालिद को 2 साल पहले जिस दश्त कब्रिस्तान में अभी ये लाशें दफनाई गई है, उसी दश्त कब्रिस्तान में इसके वालिद को 2 साल पहले दफनाया गया है। तो ये बच्ची जो अपने वालिद की वापसी सलामती की आस लगाए बैठी हुई थी, ये बच्ची जो अपनी वालिद की बाजियाबी का मुतालबा कर रही थी, इसके वालिद को 2 साल पहले दश्त कब्रिस्तान में जाली मुकाबले में मारकर कत्ल कर दिया गया था, जो कि रियासत की कस्टडी में थी, जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। तो बेसिकली ये जो चीजें लिंक है, इनको समझने की जरूरत है। ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो बलूचिस्तान में लाशों के सिलसिले के जो सिलसिला है, और इसके हवाले से जो मिसिंग पर्सन के फैमिलीज को जो तशवीश है, इस हवाले से इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि जो लाशें बलूचिस्तान में मिलती हैं, आज तक बलूचिस्तान में जब भी जो है लाशें मिली हैं, हर बार हमने हुकूमत से ये मुतालबा किया है। 2012 में इसके हवाले से कमेटियां बनाई गई हैं कि जो भी लाश आती है उसको किसी भी तरीके से डीएनए टेस्ट करके उसकी फैमिली को बता दिया जाता है कि ये किसकी लाश है। बाकायदा इसके हवाले से कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं, कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन फिर इसको जो है ये इनएक्टिव हो गया। और हमने देखा कि 2019 में, 2022 में, 2024 में मुख्तलिफ दौरानिया में मिसिंग पर्सन की लाशें मिली हैं। तो ये बेसिकली जो लाशों का वाकया है, ये सिर्फ इन बेसिस पे था कि अगर ये वो लोग हैं जिन्होंने जाफर एक्सप्रेसवे पे हमला किया है, आया ये उनकी लाशें हैं या ये उन लोगों की लाशें हैं जो हर बार जबरी तौर पर लापता अफराद के लाशें, उनको जाली मुकाबलों में मार दिया जाता है और उनकी लाशें सड़कों पर फेंक दिया अच्छा, जाता है। लिहाजा आप सिर्फ हमें ये बता जी दें जी, कि ये लाशें हैं किसकी। समी बलोच साहब, आप इसके ऊपर डीजी आईएसपीआर साहब का एक मौकिफ था, मैं वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि कमीशन मौजूद है, वहां पर आप बंदे बताएं, इतने ज्यादा बंदे जो मिसिंग थे, वो उनके बारे में बहुत सारी और भी हकायक उन्होंने बताए। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ साफी, कुछ हुकूमत के लोग बाकायदा से ये बातचीत भी कर रहे हैं कि आप हो गई, डॉक्टर मानंद बलोच हो गई, आप लोग असल में बीएलए के सिंपैथाइजर्स हैं, आप उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, और बीएलए ये क्लेम करती है कि उन्होंने मुल्क को तोड़ देना है, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ देना है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जो ये क्लेम किया जाता है कि आप बीएलए के सिंपैथाइजर्स हैं, और जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई है उस चीज को आपने कंडेम भी नहीं किया? देखें, जहां तक कंडेमनेशन की बात है, ये पहली दफा नहीं है। जो मूसा खेल वाला वाकया हुआ था, इस पे बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर और बलोच यकजहती कमेटी का पूरा बयानिया सामने रखा गया कि वो बलोच यकजहती कमेटी किसी भी किस्म की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या मुल्क के किसी भी कोने में हो। वो बलोच यकजहती कमेटी का मौक़िफ़ पीसफुल है, और वो एक पीसफुल तरीके से बलूचिस्तान के लोगों की राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो ये वाकया ये नहीं है, हमने बारहा मजम्मत किया है। और हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि BOIC पर इस वक्त सिर्फ इस वजह से क्रैकडाउन किया जा रहा है कि उन्होंने इस वाकये के खिलाफ मजम्मत नहीं किया है। मैं आपको ऐसे कई जो है रिकॉर्ड्स दिखा सकती हूँ, मैं कई ट्वीट्स, कई स्टेटमेंट्स, कई वीडियोस में आपको दिखा सकती हूँ, जिसमें हमने बारहा ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ हैं, हम पीसफुल लोग हैं, हम बलूचिस्तान में अमन की खातिर, हम बलूचिस्तान के लोगों की राइट्स के हवाले से लड़ रहे हैं। और जहां तक इस तरह के इल्जामात की बात है, वो मैं समझती हूँ कि इल्जामात की हद तक तो इस वक्त पूरी एक प्रोपेगेंडा वॉर जारी है, एक जो है नरेटिव की एक जंग जारी है, और इसमें सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि कौन इस जंग में जीतती है। तो लिहाजा सिर्फ इल्जामात से या सिर्फ प्रोपेगेंडे से नहीं है। अगर BOIC के हवाले से इस तरह की चीजें हैं तो आप सामने लाए ना, आप सिर्फ इस तरह के नरेटिव के हवाले से आप इस बात को साबित करें कि किसी भी जगह पे BOIC के आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, BOIC का मौकिफ देखें, BOIC किस वजह से बना है। वो पॉलिटिकल गैप जो बलूचिस्तान के लोगों में एक जिसकी वजह से महरूमी आई है, बलोच यकजहती कमेटी का मौकिफ रहा है कि वो उस पॉलिटिकल गैप को फिल करे और उन बेबस लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज दबाई गई है। बलोच यकजहती कमेटी
آج اگر بلوچستان میں ہزاروں لوگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو انہوں نے اس موقف کو دیکھا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کے بیسک رائٹس کے لیے کھڑی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کی جو ہے جو ڈیمانڈز ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہ ان کے خلاف کھڑی ہے، اور وہ کسی قسم کی کمپرومائز یا نیگوسیشن پر تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نیگوسیشن وہ بلوچ عوام کے حق میں یا حمایت میں نہ ہو تو وہ کسی قسم کی اس طرح کی چیز میں شامل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بی وائی سی اچھا کو یہ کریک ڈاؤن کا سامنا ہے. اچھا سیمی صاحبہ، کیا آپ ہو گئی ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو گئی، کیا آپ لوگ پارلیمانی سیاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پارلیمنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ ایک جو نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، جب پارلیمانی سیاست میں وہ جو اس وقت بھی پارلیمانی سیاست کا حصہ ہیں، اگر وہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے وہ با اختیار ہیں، یا جب بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ پارلیمنٹ میں واقعی میں عوام کی اور ان لوگوں کی، جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو اختیار حاصل ہے اور وہ اپنے لوگوں کی حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں، ان ایشوز کو وہ اکنالج کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کا موقف ہے، جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے ریلیف دے سکتے ہیں، تو ہم ضرور آئیں گے. لیکن ابھی تک ہمارا کسی قسم کا اعتبار پارلیمنٹ سیاست پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بے اختیار ہیں اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر وہاں پہ جاتے ہوئے بھی آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی تو آپ اس چیز کا حصہ کیوں بنیں گے؟ اچھا سمی صاحب، ایک اور کچھ سوچ بدلی ہے یا ایک نیریٹو بیانیہ بدلا ہے جہاں پر پنجاب آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. پنجاب سے بڑی بڑی آوازیں آپ لوگوں کے حق کے حوالے سے اٹھ رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا پنجاب کی بہت ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں. پھر عمران خان صاحب جو بڑی پاپولر پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اڈیالہ جیل سے ہو کر کہا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور آپ سب کے ساتھ آپ سب کو ملایا جائے، اپنے ساتھ شامل کیا جائے. عمران خان کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور جو پنجاب کے اندر ایک بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھ رہی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیے، میں اس کو ایک بہت ہی مثبت اقدام سمجھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہم سب کو، جتنے بھی اقوام یہاں پر ہیں، ہم نے بارہا یہ چیز بھی کہا ہے کہ پنجاب کے بھی اقوام، یا کے پی کے یا کشمیر کے یا گلگت کے، یا چاہے وہ سندھ کے لوگ ہوں، جو بھی مظلوم اقوام ہیں، جو بھی اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ ان کو بھی آواز دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری ساتھ آواز بنے. جو مظلوم اقوام ہیں وہ اگر ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں اس ملک میں وہ صورتحال واپس آ سکتی ہے، وہ چیزیں واپس بحال ہو سکتی ہیں جن کے لیے ابھی بھی بڑی بڑی تحریکیں جاری ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہم سب کا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم اپنے لوگوں کے حقوق کو ان کو دے دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے وہ مستحق ہیں. تو اس میں ہم ان لوگوں، وہ تمام اقوام کی ہمیں آواز کی ضرورت ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک یعنی سیکیورٹی سولوشن نہیں ہے، بلکہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک گفتگو ہونی چاہیے، ایک بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے. کون سا رائٹ بندہ ہے یا کون شخصیت ہے ریاست کا، کون سا نمائندہ ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ سمجھیں گے کہ اپنے کنسرنز کو، اپنے حقوق کو ڈسکس کرنے سے آپ کو کوئی اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، یہ بے چینی ختم ہوگی؟ جی دیکھیں، جہاں تک یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ میں اس سوال کا جواب دے سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ریاست اس بات کا، اور یہ حکومت اس بات کا جواب بہتر دے سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے، میں گزشتہ 16 سالوں سے اپنے والد کی جبری گمشدگی کے بعد میں نے مختلف طریقوں سے پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے. ہم نے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ کیا ہے. میں نواز شریف سے میری ملاقاتیں ہوئی ہے، مریم نواز سے ملاقات کیا ہے میں نے، جو اس وقت کے دور حکومت کے جو پرائم منسٹر ہے عمران خان، میں ان سے ملی ہوں. تو ہم جو ہے، جو سب سے بڑا پاورفل جو پوزیشن ہے، ہم وہاں پہ بیٹھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. ہم نے ان مسائل پہ بات کرنے کی، ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے، لیکن ہمیں ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہم نے حکومت کے ٹاپ لیول کے لوگوں تک ہم پہنچے ہیں، ہم نے بات کیا ہے، ہم اپنے کنسرنس کو، ہم اپنے گریونسز کو ان کے پاس لے کے چلے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کا فیصلہ بھی وہ ریاست کرے جو یہ سمجھتی ہے واقعی کہ بلوچستان کا حل اس شخص کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ ہم حکومتی لوگوں سے لے کر بلوچستان کے
जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे लेकर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और MNAs MPs जो टॉप लेवल के लोग हैं उन तक हमने अपनी दर्द की सुनवाई के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त इस चीज को मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब वो इदारे या हुकूमत खुद बेहतर दे सकती है कि बलूचिस्तान के इश्यूज को किस तरीके से एक्नॉलेज किया जा सकता है, इन ग्रीवेंसेस को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। सिमी साहब, आप चलिए आखिरी दो सवाल हैं आपसे। दो तीन चीजें प्राइम मेहरबानी बता दें। एक तो हमें पता है मिसिंग पर्सन का एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, सीरियस मामला है, लेकिन कौन सी और दो तीन चीजें हैं जो आप समझती हैं कि ये बलूचिस्तान को फौरी तौर पर मिलनी चाहिए, इससे चीजें ठीक होंगी? और फिर साथ साथ ये बताएं कि अख्तर मैंगल साहब जो बार बार ये बातचीत कर रहे हैं, दो तीन दफा ये कह चुके हैं कि रियासत की रिट खत्म हो चुकी है बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान इनके हाथों से निकल गया है। इस स्टेटमेंट जो अख्तर मैंगल साहब की, इस पर कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान के हालात जिस नहज पे जा रही हैं या रियासत की जो पॉलिसीज हैं, इस बात में ये रियासत को भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि रियासत की बहुत सी ऐसी गलत पॉलिसियों की वजह से आज बलूचिस्तान के हालात अगर इस नहज पर पहुंचे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल उन गलत पॉलिसियों का है जिनमें कभी वहाँ के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को जो है इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। या स्पेशली हम पहले दिन से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, बलूचिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। बलूचिस्तान में आपने कुछ लोगों को बंदूक हाथ में थमाया है कि आप किसी को उठाएं, किसी को मारें, किसी को गायब करें, कोई आपसे पूछेगा नहीं। और फिर वो लोग जो इस नाइंसाफियों के खिलाफ खड़े होते हैं उनको भी हम खामोश करा देते हैं, उनके एहतजाजों पर हम क्रैकडाउन करते हैं, हम उनको गिरफ्तार करते हैं। तो जो एक मेन चीज है जिसकी वजह से जो मैं समझती हूँ वो ये है कि इस वक्त अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, इस वक्त रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। अगर वो रूल ऑफ लॉ जो मेरी एक दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर वो उसको अमल में लाया जा सकता है, तो वो कोई भी शख्स जो दिन दहाड़े लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मार दिया जाता है, लोगों को फोर्सफुली डिसअपियर किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियली किलिंग्स हो रही हैं या आर्बिट्री डिटेंशन हो रही हैं, इसके खिलाफ कानून को सामने आना चाहिए और कानून को अमल में लाया जाना चाहिए। और ये मैं समझती हूँ सबसे जो बेहतरीन इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक अनरेस्ट है जो जिसकी वजह से सिर्फ चंद लोगों को ताकत दी गई है कि आप बलूचिस्तान के मामले को डंडे से हल करें, बंदूक से हल करें, तो मैं समझती हूँ ये मसला इस तरीके से हल नहीं होगा। ये बलूचिस्तान का मसला सियासी मसला है। बलूचिस्तान के मसले को आप मिलिट्री अप्रोच के जरिए से हल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के मसले को आप लोगों को जेलों में डालकर उनकी आवाजें दबाने से, आप उनकी आवाजें कैद करने से आप बलूचिस्तान के मसले को जो है आप हल नहीं कर सकते। अब बल्कि इस चीज से मजीद शोरिश पैदा होगी, बल्कि इस चीज में मजीद नफरतें पैदा होंगी। इसमें बलूचिस्तान के हालात जो आज इस नहज पर हैं कि बात हो सकती है, आज भी लोग बलूचिस्तान में बात करने के लिए तैयार हैं, आज भी बलूचिस्तान में लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप आए हमारे मामला सुने। तो मैं समझती हूँ इस वक्त भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की जरूरत है। अगर बलूचिस्तान के हालात को मजीद आग की तरफ लेके जाया जाता है तो कल ये अपॉर्चुनिटी रियासत की हाथ में ना निकले कि आज वो लोग जो ग्राउंड लेवल पे जो अपने पीसफुल राइट्स के लिए, जो पीसफुली अपने बेसिक राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुने। जो 12 कहते हैं कि हमारी बात जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो नहीं सुनते, तो जो लोग ग्राउंड लेवल पे आपसे बात करना चाहते हैं आप उनकी बात सुने, आप उनके ग्रीवेंसेस को सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके इश्यूज क्या हैं। सिर्फ प्रोपेगेंडे के जरिए, सिर्फ बंदूक के जरिए इस मामला को हल नहीं किया जा सकता। रियासत को होश के नाखून लेने की जरूरत है। और जहां तक आपने अख्तर मैंगल साहब के जो है सवाल का किया, तो वो भी यही है कि इस वक्त अब भी मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में लोग बात करने के लिए तैयार हैं, बलूचिस्तान में डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त लोग अपने पीसफुल राइट्स के लिए निकले हैं और वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इन मामलात को हल करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इसी तरीके से, अगर जंगल का कानून बनाया गया, इसी तरीके से लोगों को गायब किया गया, इसी तरीके से पुरअमन आवाजों को दबाकर उनको जेलों में डाला गया, तो मैं नहीं समझती हूँ कि आने वाले वक्तों में कोई बात करने के लिए तैयार होगी। तो लिहाजा अगर बलूचिस्तान के मामले में वाकई रियासत की तरफ से संजीदगी है, वो इस मामलात को हल करने की या सुलझाने की कोशिश में है, तो उन लोगों से आए, बात करें। बलूचिस्तान के इश्यूज को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। बलूचिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान का मसला वो मसला नहीं है जो पहाड़ों में बैठे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त हर एक घर,
ہر ایک علاقہ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، ہر گاؤں میں لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ جائیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے سفرنگس کو دیکھیں. آپ مجھے اس بات پہ قید نہیں کریں کہ میں کہتی ہوں لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ ریاستی جبر کا شکار ہیں، لوگ جو ہے اپنے فنڈامنٹل رائٹس ان کے لیے جا چکے ہیں. آپ خود جائیں بلوچستان میں، آپ خود بلوچستان کے لوگوں کو دیکھیں، آپ خود ان کی جو ہے نریٹو کو سنیں. تو اس چیز کو ضرورت ہے. آپ صرف ان آوازوں کو جو کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان آوازوں کو دبانے سے آپ بلوچستان کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، بلکہ اس مسئلے کو مزید بگاڑ رہے ہیں، بلکہ اس مسئلے کو اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں آج بات کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، جہاں پر آج پیسفلی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، جہاں پر آج لوگ پیسفلی اپنے رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ ان حالات کو وہاں پر نہیں لے کے جائیں جہاں پر کل کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسی صورتحال نہ ہو. لاسٹ کوشچن مختصراً، سمی بلوچ صاحبہ، آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، اور ظاہر اسلام آباد میں بھی آپ آئی تھی، آپ نے یہاں پر بھی آ کر آوازیں لگائی تھی کہ کوئی ہمیں سنے. ون لاسٹ کوشچن یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو بھی مسنگ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ صرف ایک تشویش نہیں ہے. ماضی میں بھی مجھے جبری طور پر گم شدہ کیا گیا ہے. میں خود جبری طور پر گم شدہ رہی ہوں، اور ابھی یہ گرفتاریاں ہو، جیلوں میں ڈالنا ہو، یا جبری طور پر گم شدگیاں ہو، ہم ان چیزوں سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں. ہم اس وقت جس انصاف کی، جس حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ہمیں اس چیز کا پوری طریقے سے اندیشہ ہے، اور کہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ہوا ہے ماضی میں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہمیں گرفتار کیا گیا ہے. حالیہ دنوں میں مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، مختلف طریقوں سے ہمیں ہراسمنٹ کا، ہمیں سرویلنس کا سامنا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن ہم نے ایک بات بارہا کہا ہے کہ ہم پیسفل لوگ ہیں. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ جو پیسفلی بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہیں، جو ان ایشوز کو، جو واقعی وکٹم ہے، جو ڈائریکٹ وکٹم ہے، آپ ان سے جا کے بات کریں. آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو کیش کرنے کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کو یہاں پر جو ہے آلات کو خراب کرنے کے لیے لوگ رول پلے کر رہے ہیں. ہم تو ڈائریکٹ وکٹمز ہیں. آپ آئیں، آپ بلوچستان میں اس وقت بی وائی سی کی جو قیادت ہے وہ خود سب کے سب ڈائریکٹ وکٹمز ہیں. آپ ان سے آ کے بات کریں. تو بلوچستان میں اس وقت جو بھی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو باہر سے آئے ہیں یا کسی خلائی دنیا سے آئے ہیں. وہ سب اسی بلوچستان میں رہے ہیں، اسی بلوچستان میں انہوں نے حالات دیکھی ہے، جنگ دیکھی ہے، اور وہ انہی حالات میں بڑے ہیں. آج انہوں نے وہ ریاستی جبر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہم آج بھی اس ملک کی آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ایک ہی موقف ہے، آپ اس کو ایجنڈا کہیں گے، آپ اس کو جو کچھ کہیں گے، ایک باہر ملکوں کی پروکسی کہیں گے، جو کچھ کہیں گے، ہم صرف یہ بات کہیں گے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ ختم ہو. اس وقت بھی 2 دن پہلے مشکے، ایک چھوٹا گاؤں ہے جو میرا اپنا گاؤں ہے، اس میں 3 لاشیں ملی ہیں. اس سے 2 دن پہلے 4 لاشیں ملی ہیں، اور اس سے ایک ہفتہ پہلے مزید 4 لاشیں ملی ہیں، جو کہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں. 11 لوگوں کو پہلے 1 مہینے پہلے ان کو جبری طور پر غائب کیا گیا، ان کے گھروں کے اندر سے، ان کے لوائقین کے سامنے ان کو اٹھایا گیا. پہلے 4 لوگوں کو مارا، ان کو ان کی لاشیں پھینک دی گئی. پھر جو بچے ہوئے لوگ تھے ان کے حوالے سے بازار میں اشتہار لگایا گیا کہ یہ لوگ ہم سے فرار ہو گئے ہیں، ان جو آرمی کیمپ سے نکل کر بھاگ گئے ہیں، اور اگلے 1 ہفتے کے بعد سے دوبارہ ان کی لاشیں ملی ہیں. تو آپ خود سوچیں، جب اس طریقے کے واقعات ہوں گے تو کیا یہ شورش پیدا نہیں ہوگی؟ کیا نفرتیں نہیں بڑھیں گی؟ کیا بے اعتمادیاں نہیں بڑھیں گی؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی، اور جو ایک بیسک چیز ہے کہ رول آف لا، آپ کو لوگوں کو مارنا ہے، آپ کم از کم آئین اور قانون کے طریقہ کار کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو لے کے آئیں، عدالتوں میں پیش کریں. اگر ان کے خلاف کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو آپ کو جو بھی سزا دینی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ایک بے چینی، یہ جو ایک بدامنی بلوچستان میں آئی ہے، جو ہم لوگ خود اس چیز کے آئی وٹنس ہیں، ہم بچپن سے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. ہمارا موقف یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان میں یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں،
یہ ختم ہو. اور اسی وجہ سے آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اس پوری کریک ڈاؤن کا سامنا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم صرف بلوچستان میں پیسفلی ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دن دہاڑے یا رات کے کسی وقت وہ بغیر آئین اور قانون کے وہ لوگوں کو مارے، ان کو جعلی مقابلوں میں یا پھر ان کو گرفتار کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دے. اس چیز کا حق نہ اس ملک کی ریاست کی آئین اور قانون دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی شہری کہ یہ کسی بھی ادارے کو اس چیز کی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو دن دہاڑے اٹھا کر غائب کرے اور پھر اس کی مسخ شدہ لاش پھینکے. سمی بلوچ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. تھینک یو.